Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you all subject science. So let's begin now. Chapter number 11. The name of the chapter is air and water. Means vayu or jal. So first of all we will talk about air. Our earth is covered with thick layer of air. This thick layer is layer of air is called atmosphere. Earth's atmosphere is a mixture of many gases. It is surrounding our earth like a cover. Atmosphere remains around the earth due to earth's gravitational force. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो एक जो एयर की मोटी सी लेयर है उससे ढकी हुई है। ये जो मोटी लेयर है अर्थ एयर की, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। ये क्या करती है, ये हमारे अर्थ के चारों ओर कवर्ड है, मतलब मौजूद है। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के चारों ओर इसलिए मौजूद होती है क्योंकि अर्थ के द्वारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ होता है। Atmosphere extends up to 1000 kilometers above the ground and is divided into different layers. जो एटमॉस्फेयर है वो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर तक ग्राउंड लेवल से फैली हुई है और इसमें कई सारे लेयर्स हैं। तो हम अब आगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है हमारे ग्राउंड लेवल से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ओके, this is where weather condition occurs. As height increases, the temperature drops and it gets colder. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये वो लेयर है जहाँ पे हम वेदर कंडीशंस के बारे में जानते हैं। मतलब यहाँ पे वेदर कंडीशंस के बारे में जाना जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा और जो वातावरण है वो क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर जो होता है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। द लेयर 12 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल अप टू 50 किलोमीटर ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। लेयर कंटेन्स ओजोन गैस। द ओजोन लेयर इफेक्ट अस by absorbing most of the harmful ultraviolet rays given by the sun. अब ये क्या है, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज पे फैला हुआ होता है। इसी को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ये लेयर क्या करता है, यहाँ पे ही ओजोन गैस पाई जाती है। ये ओजोन एक लेयर होती है जो हमारे तक आने से रोकता है अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि सन से निकलता है और हमारे तक ना आ पाए। ये हार्मफुल रेज होता है, तो इसको हमारे तक ना आ पाए तो ये ओजोन लेयर जो होती है वो इसे रोकती है। ठीक है, बात की जाए थर्ड की तो ये है मेसोस्फियर। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के रेंज तक फैला हुआ होता है। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज थर्मोस्फियर। ये 80 किलोमीटर से लेके ऊपर तक पूरा फैला हुआ होता है। द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिस लेयर बट 2000 डिग्री सेल्सियस about 2000 डिग्री सेल्सियस दिस लेयर इज़ वेरी थिन। अब क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक, और ये लेयर काफ़ी पतली होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। अब हम कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में जानेंगे। एयर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। मेनली एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस लाइक आर्गन, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बात की जाए अगर एयर कॉम्पोजिशन की, तो जो एयर है मतलब हमारे ट्रोपोस्फियर में जो एयर है उसमें बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर होते हैं। मुख्यतः यहाँ पे एयर में जो गैसेस होती हैं वो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जैसे आर्गन, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। ये सारे गैसेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं।
In atmosphere, air, the main gases are found in the following percentage. अगर बात की जाए एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, वहाँ पे जो गैसेस के परसेंटेज हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, बताए गए हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जबकि और भी जो गैसेस बचे हुए हैं, वाटर वेपर, नियॉन, ऑर्गन एक्सेट्रा, वो सब 0.97% पे पाए जाते हैं। ओके, Now next is, now let us study about the main gases present in the atmosphere. चलिए अब हम मेन गैसेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, सो इट इज़ नीडेड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन फॉर अस। तो नाइट्रोजन में बता रहा है कि जो ये प्रोटीन है ये मुख्य घटक है इस नाइट्रोजन का। ये पेड़ों के द्वारा मतलब ज़रूरत पड़ती है पेड़ों को, ताकि वो प्रोटीन बना सके जो हमें मतलब हम उसे खा सकें। ओके, आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इट इज़ नीडेड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक फूड। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। अब बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये प्लांट्स को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो खाना अपना बनाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं, हम प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने के लिए निर्भर हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज द सोर्स ऑफ क्लाउड, रेन, स्नो, ड्यू एंड हेल। अब वाटर वेपर की बात की जाए तो अगर हवा में वाटर वेपर की मौजूदगी है तो ये सोर्स है क्लाउड, रेन, स्नो, ड्यू और हेल की, मतलब इसी के कारण ही बारिश, क्लाउड और स्नो वगैरह भी होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं रेयर गैसेस की। तो रेयर गैसेस लाइक आर्गन एंड क्रिप्टॉन आर यूज टू फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। हीलियम इज यूज फॉर फिलिंग बलून्स। नियॉन इज यूज टू प्रिपेयर ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट। तो रेयर गैसेस में यहाँ आर्गन और क्रिप्टॉन की बात की जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भरी जाती हैं। हीलियम की बात की जाए तो ये बलून्स में भरी जाती हैं, जिसकी वजह से बलून हल्के हो जाते हैं। नियॉन की बात की जाए तो नियॉन को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट दे सके। ओके, ना नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो यहाँ एयर जो है वो प्रेशर, मतलब एयर का भी कुछ प्रेशर होता है, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द ऑब्जेक्ट हैविंग वेट एक्सर्ट प्रेशर ऑल्सो। इफ यू पुट the palm of your hand on the table and then put 1 kilogram weight on it, you feel pressure on the palm। यहाँ बताया जा रहा है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर वस्तु का एक अपना प्रेशर होता है। जैसे कि अगर आप अपने हथेली को एक टेबल पे रखते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर 1 किलोग्राम का कोई भी वस्तु रखते हैं तो आपको प्रेशर फील होगा, मतलब आपके पाम पर प्रेशर फील होगा। इस चीज़ को एक एक्टिविटी के थ्रू भी दिखाई गई है, जिसको आप देख सकते हैं और अपने घर पे इसे परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एयर हैज़ वेट, मतलब कि हवा का भी अपना कुछ भार होता है। मैंने क्लासेस में भी कई बार ये चीज़ बताई है आपको कि हवा का भी अपना कोई ना कोई भार होता है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है। आपको 2 बलून्स लेने हैं और दोनों को सेम, मतलब एक समान ही फुलाना है आपको, और जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको इस तरीके से ये चीज़ बनानी है। एक स्टिक लेनी है, उसमें दोनों बलून को ऐसे हैंग कर देना है, बीच से एक किसी भी वायर से या फिर धागे से आपको उसको बांध देना है। कुछ समय बाद आपको क्या करना है, एक बलून को फोड़ देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही एक बलून से हवा पूरी बाहर आ जाती है, वैसे ही दूसरा बलून नीचे की तरफ लोडेड हो जाती है। इट मीन्स कि अब जो एयर है उसका भी कुछ न कुछ अपना एक भार है। इससे हम पता कर सकते हैं कि एयर का अपना एक भार होता है। एक बलून से पूरी हवा बाहर आ गई तो दूसरा बलून अपने आप भारी होने के कारण नीचे आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए एयर ऑक्युपाइज स्पेस। ये कह रहा है कि एयर जगह भी घेरती है। इस बात को भी हम देख सकते हैं इसी बलून में। आपने देखा बलून पिचकी हुई थी, आपने जैसे ही उसमें एयर डाला वैसे ही बलून का साइज़ बढ़ने लगा, बलून का शेप भी बदलने लगा। इससे ये चीज़ हम पता कर सकते हैं कि जो एयर है वो स्पेस घेरती है।
घिरती है ना, जैसे ही आप इसको फोड़ देते हो वैसे ही एयर बाहर निकल जाती है और बलून अपने पुराने अवस्था में आ जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि एयर का भी मतलब एयर का वेट होता है, एयर प्रेशर भी लगाता है, एयर स्पेस भी घेरता है। आगे हम बात करें यूजेस ऑफ एयर, एयर का इस्तेमाल। तो एयर के इस्तेमाल के लिए यहाँ बताया जा रहा है एयर इज़ यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन मेनी वेज। अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो एयर बहुत सारे तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एयर आर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताया गया है एयर के। तो जैसे पहला है कि एयर इज़ यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीदिंग। सबसे बड़ी चीज़ कि ह्यूमन बींग्स के लिए वो सांस लेते हैं, एयर के मतलब एयर रहेगा तभी तो वो सांस ले पाएंगे। एयर इज़ यूज फॉर बर्निंग फ्यूल, कोई भी आप वस्तु है उसको आप जलाना चाहोगे तो वहाँ पे एयर की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। एयर इज़ यूज फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज फूड ग्रेन। जो एयर है उसका इस्तेमाल कपड़ों को सुखाने में या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे फूड ग्रेन है, इन सब के सुखाने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात की जाए तो एयर इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हस्क थ्रू विनोइंग। तो विनोइंग की प्रक्रिया के द्वारा, हवा की मौजूदगी रहेगी तभी विनोइंग कर सकते हैं। तो विनोइंग की प्रक्रिया के द्वारा आप धान कोई भी ग्रेन है उसमें से जो हल्के जिसे हम भूसी कहते हैं उसको अगर निकालना है तो ये हवा के कारण मतलब विनोइंग की प्रक्रिया करने पर हवा की मदद से हमें ग्रेन और उसमें से हल्के प्रोडक्ट अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रक्रिया है, ये इंसान क्या कर रहा है, ग्रेन्स को हवा में उछाल रहा है, भारी ग्रेन्स नीचे गिर जा रहे हैं और जो हल्के हल्के भूसियाँ हैं वो अलग हो जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ बता रहा है कि एयर है जिसके कारण एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सब उड़ पाते हैं। यहाँ तक कि जो विंड मिल्स होते हैं वो भी हवा के कारण घूम पाते हैं और उसी के कारण बहुत सारे काम हो सकते हैं जैसे पानी निकालना ट्यूबवेल से या फिर आटा चक्की चलाना वो भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। तो विंड मिल से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं और ये कहीं ये सबसे बड़ा योगदान है एयर का। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है एयर की मदद से ही बोट चल पाती है और ग्लाइडर्स भी अपना ग्लाइडिंग कर पाते हैं, पैराशूट्स, बलून, किट, ये सब काइट्स, ये सब कुछ क्या हो पाता है, उड़ पाता है किसकी मदद से, एयर की मदद से। आगे अगर हम बात करें तो आगे है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ इट कंटेन्स सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। These harmful substances are called pollutants। अब एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूटेड तब कहा जाता है जब उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही बड़ा ही डेंजरस होता है। यही हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन होता कैसे है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसे बहुत सारे गैसेस जो होते हैं वो वॉल्केनो से, जब वॉल्केनो फटता है, इरप्ट होता है तो उसमें बहुत सारे गैसेस उसमें से रिलीज़ होते हैं। डस्ट वगैरह हैं ग्राउंड से जो उठे हुए होते हैं या फिर बहुत जोर की हवा जो आती है, तूफान आता है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। आगे बात की जाए नेक्स्ट है तो बता रहा है कि मैन बर्न फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम टू रन ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। The burning of these fuels produce a lot of smoke which cause air pollution। अब इंसान है, इंसान बहुत सारे फ्यूल्स जलाते हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ चलते हैं और इसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा धुआं बाहर निकलता है। ये धुआं बाहर निकलता है और एयर में जाके मिल जाता है और एयर कैसा हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये है प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को आप कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कार्स, ट्रक्स एंड ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स शुड बी चेक्ड रेगुलरली टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट पॉल्यूटिंग द एयर। कार, ट्रक और भी बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उन्हें हर समय उसे चेक करना चाहिए कि कहीं से ये एयर पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रहा है। Factories should be set up on the outskirts
ऑफ द सिटी। अब यहाँ क्या बता रहा है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको सिटीज़ से बाहर कहीं सुनसान एरिया में उनको सेट करना चाहिए, ताकि वहाँ का धुआं सिटीज़ में आके ना मिले, तो एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है कि हमें इको फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करना चाहिए, सीएनजी, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस कहते हैं। तो ये इस समय ऐसे जो व्हीकल्स हैं ऐसे ही व्हीकल्स को चलानी चाहिए, जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है जितना हो सके उतने ज़्यादा प्लांट ट्रीज लगाइए, जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो उसकी दर कम हो सके। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर लाइक द एयर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ऑल द लिविंग बींग्स एंड वेजिटेबल नीड वाटर टू लिव। जैसे कि हवा जितना हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही पानी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अर्थ पे जीना है तो। जैसे लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत है, वैसे वेजिटेबल्स को भी पानी की ज़रूरत है, वो अगर उनको जीवित रहना है तो। We use water for various purposes such as for cooking food, for bathing and washing the clothes and for cleaning the houses etc. हमें पानी की ज़रूरत बहुत होती है, तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना बनाना, नहाना, कपड़े साफ़ करना, घर की साफ़ सफाई करना, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। Water H2O is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. वाटर जिसका सूत्र क्या होता है H2O, मतलब इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यहाँ बताया जा रहा है कि वाटर कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और इसमें किसी भी तरीके का गंध नहीं पाया जाता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत लार्ज अमाउंट में अपने आप में घोलने की काबिलियत रखता है। आपको कोई भी चीज़ घोलना होता है तो आपको फट से आपके दिमाग में आता है कि पानी हर चीज़ अपने आप में घोलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। अब वाटर के अशुद्धियों को जानेंगे हम। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अगर इम्प्योरिटीज़ की बात की जाए वाटर की इम्प्योरिटीज़ की, तो यहाँ पे 2 ग्रुप में इसको बांटा गया है, एक है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और एक है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की बात की जाए तो सॉल्ट और मिनरल्स इसकी एग्जाम्पल हैं। देयर आर सम सब्सटेंस ऑल्सो विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि पानी में नहीं घुल पाती हैं। द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो वस्तु पानी में नहीं घुल पाती है उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, sometime living organism like bacteria or and other germs make the water unfit for drinking. They can be killed by boiling or by adding some chemical which can kill the germs. अब कभी कभी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जर्म्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये पानी में जाके मिल जाते हैं और पानी को पीने लायक नहीं बनाते, मतलब पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। तो इनको मारने के लिए हमें पानी को बॉईल कर देना चाहिए, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं उसको मिलाने पर जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ बताया गया है ऑल हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स शुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। जितने भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होते हैं या जर्म्स होते हैं उसको हमें पानी से निकाल देना चाहिए, और यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ 2 भागों में बांटे गए हैं, एक है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, एक है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं, और अगर इनसॉल्युबल है तो हम इस माध्यम से कर सकते हैं, और अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो इवोपरेशन और डिस्टिलाइजेशन के माध्यम से भी हम उसको साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाय सेडिमेंटेशन के माध्यम से कैसे हम इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। वाटर इज कलेक्टेड इन अ ह्यूज टैंक एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू डेज। As a result, heavier particles that are insoluble in water settle down at the bottom of the tank.
clean water remain on the top. When this water exposed to air, the sun and sunlight, harmful microbes present in the water get killed. अब हम बात कर रहे हैं सेडिमेंटेशन की। तो बताया जा रहा है कि आपको एक बड़े टैंकर में पानी को कलेक्ट कर लेना है, उसको बिल्कुल बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब किए कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अब आप क्या देखते हैं, अब आप देखते हैं कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कि पानी में नहीं घुले हैं वो सब नीचे बॉटम मतलब एकदम नीचे तरफ बैठ जाते हैं टैंक में, और आपको ऊपर की तरफ साफ पानी दिखाई देता है। जब इस पानी को धूप में दिखाया जाता है, मतलब हवा और धूप में एक्सपोज किया जाता है, तो इसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की बात की जा रही है। दिस प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। वाटर इज मेंट टू पास थ्रू अ क्लीन सैंड बेड. This help to remove very fine suspended impurities present in the water. अब यहाँ क्या होता है, इस सेडिमेंटेशन के बाद हम इसको ही फॉलो करते हैं और अब बारी आ जाती है फिल्ट्रेशन की। इसमें क्या होता है, पानी को एक सैंड बेड मतलब कि एक क्लीन सैंड बेड होता है, एक फ़िल्टर पेपर आप कह सकते हैं, उसको लिया जाता है और उसमें से इस पानी को गुजारा जाता है। जैसे ही पानी गुजरता है वैसे उसमें फाइन छोटे छोटे से जो पार्टिकल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसमें ही रह जाती हैं और नीचे आपको साफ पानी मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें थर्ड की तो ये है इवोपरेशन। इवोपरेशन नाम से ही आप जानते हैं आप कि इवोपरेशन होता क्या है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे पानी है, पानी में आप सॉल्ट जो है बहुत आसानी से घुल जाता है, तो एक तरीके से कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस आपको लेके पानी में मिलाना है एंड देन क्या करना है, उसको आप रख देंगे। आप रखेंगे तो उसमें से कुछ समय बाद जो नमक है वो गायब हो जाएगा। अब आपको भाई इम्प्योर तो वाटर हो तो इम्प्योर हो ही गया है ना, क्योंकि उसमें कोई दूसरी चीज़ मिल गई है तो इम्प्योर तो है ही। अब क्या करना है, इस पानी को आपको प्योर बनाना है, मीन्स आपको सॉल्ट को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। तो इसमें सिंपल सा एक तरीका है, आपको पानी को क्या करना है, बॉईल कर देना है। पानी जैसे ही बॉईल होना शुरू होगा वो भाप बनने लगेगा, भाप बनेगा और पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगेगा, वो इन्वायरमेंट में जाकर मिल जाएगा। और धीरे धीरे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उस बर्तन में नीचे की तरफ आपको सैंड जो पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो ये भी एक तरीका है, इसे कहते हैं बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन के माध्यम से भी आप जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर सकते हैं। अब बात की जाए बाय डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जो अशुद्धियाँ हैं या फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हम पानी से अलग कर सकते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है, पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं कि कोई भी एक सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे उसमें नमक, चीनी, पानी जो भी है, आप उसको मिक्स करके रखिए एंड देन आपको उसको अगर अलग करना है तो आप जैसे अभी हमने ऊपर में सॉल्ट को एग्जाम्पल लिया, अभी हम शुगर को लेते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर प्लस शुगर का, देन उसे आपको बॉईल करना है। बॉईल करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो इक्विपमेंट लिया गया है, यहाँ पे जो वाटर वेपर बन रहा है उसको भी एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है। हम दोनों चीज़, अभी तो हमने ऊपर देखा था इवोपरेशन हुआ, भाप बन के उड़ गया एंड हमारे पास वो सॉल्ट अलग आ गया। यहाँ पे हम उस जो इवोपरेशन की प्रक्रिया हो रही है उसमें हम इस वाटर को क्या कर रहे हैं, अलग से एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद जब बॉयल होगा, पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, एक दूसरी जगह इकट्ठा होता रहेगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो सॉलिड क्रिस्टल है वो आपको बीकर में अलग मिलेगा और वो जो वाटर है वो आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है इसे हम डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। Complete the sentences. First, atmosphere of the earth is divided in dash layer. Your answer is 4. Second, dash is used human being for breathing. Your answer is air. Two type of impurities dash and dash are found in the water. Your answer is insoluble and soluble. Fourth,
To remove the soluble impurities from the water, dash and dash are used. Your answer is evaporation and distillation. Now write T for true and M for false. First is atmosphere is the mixture of many gases. Your answer is true. Second, ozone helps in reaching ultraviolet rays on the earth. This statement is false. Third, quantity of argon and neon is 78% in the atmosphere. This statement is also false. Now fourth number is substances which dissolve in water are called soluble substance. This statement is true. Fifth, water soluble impurities can be removed by distillation. This statement is also true. Okay, in this way your exercise of the chapter is also completed. Thank you very much.